केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी का कहना है नरेंद्र मोदी डूब गए, डुबा दिया उन्होंने पार्टी को। हमारे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधांशु जी, क्या हुआ आपकी पार्टी को? सत्ताधारी पार्टी और कर्नाटक में ऐसा हाल हुआ कि तीसरे नंबर पर आ गई है, मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रही। नेहा जी, जो वहां हुआ, पहले तो जनादेश का सर आंखों पर, उसके जनादेश के बारे में कुछ कहना गलत होगा। दूसरी बात, ये भाजपा के सामने विकल्प था कि भ्रष्टाचार से हाथ मिलाओ और सत्ता में बने रहो, या सत्ता कुर्बान करो लेकिन अपने भ्रष्टाचार वाले विषय को ना छोड़ो। भाजपा ने वो करा। तीसरी बात, जो अगर आपने अभी विश्लेषण देखा होगा कि सेंट्रल कर्नाटका और मुंबई कर्नाटका, भाजपा को सबसे ज्यादा क्षति इन्हीं दोनों रीजन्स के अंदर हुई है, जहां पे हमारी 36 और 25 सीटें थी। और ये इसलिए हुई कि यहाँ पे हमारा वोट स्प्लिट हो रहा है। येडियुरप्पा जी जो निकले हैं तो लिंगायत वोट का यहाँ पे बहुदाय था और यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। ये चीज हमें पता थी जब हमने तय करा कि येडियुरप्पा जी को हम दोबारा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाएंगे। सुधांशु जी, ठीक है, ये तो बात येदियुरप्पा जी की हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या? नारायण स्वामी ने तो ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने डुबो दिया। वो प्रचार करने गए थे वहां पर, 37 सीटों पर प्रचार किया था, 16 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं मुश्किल से। जी, मैं बहुत देर से यही ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि चटुकारिता के अंदर कौन सबसे आगे निकलेगा। और अब आप देखिएगा अगले 2 घंटे के अंदर इसमें एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाएगा कांग्रेसियों में। हाँ, युवराज आ गए थे या राजमाता आ गई थी। अरे असली सत्य समझ लीजिए, ये चुनाव कर्नाटका भाजपा की सरकार के बारे का चुनाव था। ये चुनाव वहां की स्प्लिट वोट राजनीति का चुनाव है। कांग्रेस को क्या 5% वोट ज्यादा मिल रहा है? क्या हो रहा है वहां पे? और जहां तक मैं आपने जो चित्र जो नरेंद्र मोदी जी का दिखा रहे हैं, ये गलत है। भाजपा में नरेंद्र मोदी जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जब तक उनको नेतृत्व का उत्तरदायित्व नहीं मिलता, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। सलमान खुर्शीद और हमारे तीनों नेता माननीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री महोदय और राहुल जी, तीनों को मैं समझता हूँ बधाई देते हुए हमको ये कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सही दिशा दी है और कर्नाटक की जनता ने देश को सही दिशा दी है और जो वास्तविकता है उसको सामने किया, उसको उजागर किया है। लेकिन हमें मानना ये चाहिए कि हमको ऐसे एक प्रांत में ही कामयाबी नहीं बल्कि देश भर में हमको ऐसी सफलता मिले, हमें इसके लिए प्रयास करना है। नो मोदी, मैसेज इज नो मोदी। सर बीजेपी लगातार आप लोगों पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमले कर रही है। आपको लगता है आज के नतीजों के बाद अब ये मुद्दा जो है वो कोई अर्थ नहीं रह गया उसका? नहीं, देखिए, वो अलग बात है, उसका सामना हम अलग करेंगे और करके दिखाएंगे। लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि आम जनता इस देश की क्या चाहती है और आम जनता इस देश की क्या समझती है और कितनी दूरदर्शी। सलमान खुर्शीद को आप सुन रहे थे, उन्होंने जैसा कि पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का धन्यवाद किया। No, even without any cooperation from any corner of the circle, we reached at least 45-50. We are going to reach without any cooperation from anybody. Sir, are you without money. Overall, with the result, are you disappointed with the result? No, I am not disappointed. We are going to bow our head the decision taken by the voters of Karnataka. We will sit in the opposition. We will fight it. Sir, you were hoping for a long time that you would be either king or kingmaker. Now you are neither of that. No, day one itself I told I am not a king or I am not a kingmaker. People will going to decide who will be the king, who will going to be play a kingmaker role. Even previous time I told media friends, we are not in the king race or king maker race. Sir, you were always strong in the Mandya-Mysore region. Do you feel that in other districts where you were really trying to make serious inroads, you have failed in doing that? Places like Tumkur, Kolar, have you failed in doing that? Yes, Kolar, Tumkur, part of it is okay. But in Kolar, Chikmagalur, result is disappointed me.
than northern part of Karnataka. कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को यानी अपने दम पर सरकार कांग्रेस बनाई है। 114 का आंकड़ा छू लिया है कांग्रेस पार्टी ने, यानी रुझानों में जो सारे रुझान है वो आ गए हैं और इस हिसाब से तस्वीर ये बन रही है। 114 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई, यानी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, जेडीएस दूसरे नंबर पर और बीजेपी को खासा नुकसान क्योंकि तीसरे नंबर पर लुढ़क गई है बीजेपी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अनीस अहमद साहब भी मौजूद हैं और बीजेपी के नुमाइंदे भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये जो वर्सेस की लड़ाई चल रही थी, मैजिक दोनों का नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। कर्नाटक चुनाव की कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों की लगातार कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सभी सीटों का रुझान आ गया है, 223 सीटों का रुझान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बना रही है। बड़ी बात यह है बीजेपी की, जहां तक बात करें तीसरे नंबर पर बीजेपी आ गई है। जेडीएस एक अच्छे रूप में आगे उभरी है, दूसरे नंबर पर है। 43 सीटें जेडीएस उन पर आगे चल रही है, केजेपी 12 सीटें और अन्य जो हैं वो 17 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी बात, कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बनाई है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आज शाम बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं होंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, क्यों नहीं आएंगे नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड की बैठक में? देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, इस बात की जानकारी हमें दी गई है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं ये नहीं बताया गया है। आज सुबह उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को फोन करके ये बताया कि वो किसी वजह से पार्लियामेंट्री की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कल रात तक उनका कार्यक्रम में दिल्ली आने का फाइनल था, 3 बजे उनको दिल्ली आना था और 4 बजे उसके बाद बीजेपी ऑफिस में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उनको शरीक होना था। इस बोर्ड की बैठक में कर्नाटक चुनावों के नतीजों के बाद वहाँ के लीडर का चुनाव होना था और उसके लिए बैठक होनी थी, 4 बजे बुलाई गई थी। लेकिन कर्नाटक नतीजों के बाद स्थिति बदली है। लेकिन सुबह सुबह इससे पहले नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष को बता दिया कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं आने वाले हैं, नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब गठन हुआ है नए, तब से ये पहली बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। इससे पहले चुनाव विकास, नरेंद्र मोदी आप जानकारी दे रहे हैं नहीं आ रहे हैं संसदीय बोर्ड की बैठक में। हमारे साथ लगातार बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी बने हुए हैं। सुधांशु जी, बड़ी उम्मीद हो रही थी कि नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड की बैठक में आएंगे, पहले इस तरह की खबर भी आई थी, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? नेहा जी, ये जो बैठक है ना, इसमें कोई विश्लेषण या कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं होने होंगे और जैसा कि वो आ रहे थे और सुबह ही सुबह उन्होंने बता दिया है, तो इसी को किसी नतीजे के परिप्रेक्ष्य में देखना जो है वो शायद ठीक नहीं है। कोई कारण रहा होगा वहाँ पे, मुझे असली जानकारी नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें इस बैठक में एक औपचारिकता। क्या आप भी मानेंगे कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए और अब ये खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होंगे? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नरेंद्र मोदी की वजह से हम कर्नाटका जीतेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह के बल पे गिरी है और ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान के अंदर में इस तरीके की ताकत नहीं चलेगी जो नरेंद्र मोदी की सोच है। जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात को गंदा किया है नेहा जी इनसे पूछे हमने ये कब कहा साबित हो है गया हिंदुस्तान के अंदर में कि इस तरीके की ताकत सेकुलर फोर्सेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर कर्नाटका में जीत हुई है तो ये सोनिया गांधी की जीत है, अगर कर्नाटका में जीत है तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, फूड सिक्योरिटी बिल पास नहीं होने दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप इनको चुनाव के नतीजों के साथ जोड़ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी अशोक वानखेड़े जी, लेकिन जेडीएस से भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, तनवीर साहब आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं आज शाम को, कर्नाटक नतीजों के साथ जोड़कर देखा जाए उनके इस फैसले को? देखिए, कर्नाटक की जनता हमेशा से एक सेक्युलर जनता रही है। कर्नाटक की जनता जानती है कौन मुखौटा पहन के यहाँ पर आता है और नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। उनको पता चल गया कि कर्नाटक के लोग, साउथ इंडिया के लोग उनको कंप्लीटली रिजेक्ट किए हैं। इनको येदियुरप्पा के साथ जो किया है वो नहीं करना चाहिए था। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो करप्शन इशू था, करप्शन इशू रहा या येदियुरप्पा की वजह से? कोई करप्शन की बात थी नहीं। येदियुरप्पा के सामने एक चार्ज हुआ था, वो हाईकोर्ट ने क्वाश कर दिया। सर, अब आप जिस तरह से बयान दे रहे थे पार्टी लाइन के खिलाफ और पार्टी के भीतर एक
कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मगर आप तो कार्रवाई की यार, मैं कोई अक्यूज नहीं हूँ, अक्यूज दूसरे हैं, मैं नहीं हूँ। मैं अक्यूजर हूँ। तो कौन जिम्मेदार है? कर्नाटक की हार की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बस वो पूछो, लीडर से पूछो ना, मेरे से आप अपनी बताओ उनको बात। पार्टी लीडरशिप ही जिम्मेदार है। आई एम नॉट। सुधांशु मित्तल जी, सुना आपने राम जेठमलानी का कहना, येदियुरप्पा के साथ जो कुछ पार्टी ने किया वो ठीक नहीं था। अब लगता है आपको इस हार के बाद इस तरह के बड़े सवाल उठेंगे आपकी पार्टी के भीतर से? हमारे पार्टी में कोई सवाल इसलिए नहीं उठेंगे कि येदियुरप्पा जी को लेके बहुत चर्चाएं हुई हैं, विभिन्न मत थे, लेकिन आखिर में सबका यही फैसला रहा कि येदियुरप्पा जी को अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया तो हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं उसमें फिर हमारा नैतिक आधार नहीं बचेगा। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। We have had an innings defeat. Now the BJP will blame the bat, the ball and the pitch. People have seen the real face of the BJP, and both in urban and rural Karnataka have rejected them, not only rejected them, discarded them, lock, stock and barrel. And this is a clear indication of the future trends of voting, whether it be in the 5 states which are going to go to the polls or in the Lok Sabha polls. The BJP stands fully exposed, and the people of Karnataka have sent a loud and clear message to the people of Karnataka, to the people of India. अब तो मैच खत्म हो गया है और बीजेपी केवल हारी ही नहीं है, बीजेपी की इनिंग्स डिफीट हुई है, पराजित इनिंग्स से हुए हैं। अब बीजेपी आरोप लगाएगी बॉल पर, पिच पर और बैट पर। कर्नाटक की जनता ने संदेश देश को दिया है। जो 5 आने वाले चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, विभिन्न प्रांतों में जो चुनाव आने वाले हैं, ये एक बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है। राहुल गांधी के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने का पहला चुनाव था, राहुल की कितनी भूमिका रही? ये मैं खत्म कर लूं जो बोल रहा था। अच्छा, पिछले कुछ महीनों में बीजेपी 3 प्रांत खोई है, उत्तरांचल, हिमाचल और अब कर्नाटक। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, आम लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं। कर्नाटक और एक दक्षिण में और एक उत्तर में। तो ये बात अब स्पष्ट है कि बीजेपी का असली चेहरा, असली रूप, असली नियत हमारे देश की जनता इसे पहचान रही है। किसे क्रेडिट देंगे, क्योंकि राहुल का पहला चुनाव था सर, किसे क्रेडिट देंगे? राहुल का पहला चुनाव था उपाध्यक्ष बनने के बाद। देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस है, और जब कांग्रेस की जीत होती है, राहुल गांधी जी की जीत होती है। चलो, तो कमलनाथ को आपने सुना। दिलचस्प बात ये रही कि राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ने से पहले उन्होंने बात की बीजेपी की। सबसे पहले तो हमें कर्नाटका की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने भाजपा का असली चेहरा पहचाना, और मैं समझता हूं कि अब कर्नाटक की जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने बल पे सरकार बनाएगी। ये मोदी का जो हुआ था, आपको लगता है इससे कम हुआ? ये देखो, ये तो अपना खुद का बनाया हुआ है, हमने तो बनाया नहीं भैया, ये तो आप लोगों की थोड़ी बहुत देन है इसमें, और खुद उनकी अपनी कि मैं हूँ हीरो, बाकी सब हैं जीरो। ये तो उनका प्रचार रहा हूँ कि मैं हूँ हीरो, बाकी सब हैं जीरो। ये तो खुद का मोदी का बनाया हुआ है, अब पता चल गया कि बाकी हैं हीरो, वो है जीरो। I'll tell you the reason. I personally think that the nature of politics as practiced by the BJP in Karnataka was such that its combination with corruption produced a very lethal combination of disruption and corruption. And in fact, people who are in the Oxford, who make the Oxford Dictionary, are thinking of a new word for the Oxford Dictionary called Yedi-uruption. You see,
which combines disruption and corruption. You saw 3 chief ministers changing in Karnataka over a period of time. You saw the BJP confronting constitutional authorities, whether it was the governor or the Lok Ayukt, right? You saw complete breakdown of law and order. You saw the spread of corruption like a disease. You see, corruption sometimes, in most cases, are isolated examples of wrongdoing. With Karnataka, BJP's corruption and extent of corruption was the spread of a virus, right? So this viral spread of corruption, along with political disruption, which I called Yediyuruption, was really the cause for this defeat. And what about the Modi magic? मैंने बोल दिया ना भैया, I have already said कि Modi's magic is a self-proclaimed magic. मैं हूँ हीरो, बाकी सब हैं जीरो. अब पता चल गया कि बाकी हैं हीरो, वो है जीरो. क्रेडिट किसको जाना चाहिए? हाँ, जनता को. भाई देखो, पॉलिटिकल पार्टी जब भी हम सत्ता में आते हैं तो वो श्रेय जनता को जाना चाहिए, क्योंकि जनता पहचानती है कि कौन सा ऐसा दल है जो ऐसा शासन देगा जिसमें लोगों को की बेहतरी होगी और प्रगति होगी. नरेंद्र मोदी जीरो, बाकी सब हीरो. कपिल सिब्बल को ये कहते हुए आपने सुना. और मोदी बनाम राहुल गांधी उपाध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था. इसका भी हम आकलन आपको बताएंगे कि किस तरह से फैक्टर, राहुल फैक्टर और मोदी फैक्टर रहा. कांग्रेस 117 सीटों पर आगे, जीत और रुझान दोनों मिलाकर 223 सीटों के नतीजे आज आ रहे हैं. बीजेपी 36 सीटों पर आगे, या जो नतीजे आए हैं उसको अगर हम मिला दें, जेडीएस ने यहां पर नंबर 3 पोजीशन हासिल की है. 42 सीटें जेडीएस को मिलती हुई, माफी, नंबर 2 पोजीशन जेडीएस को हासिल हो रही है. और केजेपी येदियुरप्पा की पार्टी जो है वो चौथे नंबर पर आ गई है. इस पार्टी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया. बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी बात रख रही हैं. एक ही पार्टी की सरकार में कई बार सीएम भी बदले हैं, तो मैं समझती हूँ वहाँ की जनता बहुत परेशान हुई है. उसको लेकर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये उसका ही रिएक्शन है. ठीक है, थैंक यू. इतनी बार मुख्यमंत्री बदल गए कि जनता वहां की परेशान थी और उसी का नतीजा इन चुनावों में देखा जा रहा है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कहते हुए आपने सुना. लेकिन बात बार बार हो रही है मोदी फैक्टर की और राहुल फैक्टर की. हम इन दोनों फैक्टरों की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं राहुल फैक्टर की. राहुल फैक्टर ने जिन सीटों पर प्रचार किया वो ऐसी 60 सीटें थी जहां पर उनके प्रचार को देखा गया है. उसमें से 22 पर बढ़त या असर उनका दिख रहा है, यानी कि आधी भी नहीं, 50% से भी कम, यानी कि राहुल फैक्टर फेल. अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की. बीजेपी के तुरुप के इक्के, नरेंद्र मोदी, हर प्रदेश आता है कि प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी उनके यहां पर आए, तो 37 सीटों पर प्रचार किया है नरेंद्र मोदी ने, ऐसी जगहों पर जहां का जिसका प्रभाव जो है 37 सीटों पर बढ़ता है. 11 में बीजेपी को फायदा या बढ़त. यहां पर भी आंकड़ा जो है वो 50% से भी कम है, तो यहां पर भी मोदी फैक्टर नहीं चला, तो मोदी फैक्टर भी फेल, फ्लॉप. तो राहुल फैक्टर और मोदी फैक्टर को लेकर दोनों ही पार्टियों के जो दावे हैं, वो नतीजों के जो नतीजे आ रहे हैं कर्नाटक विधानसभा के, उससे उन दावों का दम पता चलता है. वापस चलते हैं नेहा के पास. सिद्धार्थ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो सदन है वो आज साइनेडाई हो सकता है. इस तरह की बड़ी खबर आज आ रही है कि आज ही स्थगित हो सकती है लोकसभा. हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह. आशीष, क्या खबर है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पार्टी के जितने भी सांसद हैं कांग्रेस के, उन सभी को 2 दिन से लगातार व्हिप जारी किया जा रहा था. उसके बावजूद आज हमें उच्च सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि आज ही दोपहर संभव है कि 12 बजे ही पार्लियामेंट को साइनेडाई कर दिया जाए, एडजर्न कर दिया जाए साइनेडाई अनिश्चित काल के लिए. मुझे लगता है सरकार ने इस वजह से ये मन बनाया है क्योंकि कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं उससे कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही है. और कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का भी डर होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं कानून मंत्री के खिलाफ कोई एडवर्स टिप्पणी ना कर दे. ऐसी सूरत में बेहतर है कि पार्लियामेंट को साइनेडाई ही कर दिया जाए. ऑपोजिशन के रुख को देखते हुए कि फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल दोनों ही ऑपोजिशन पास नहीं होने देगी. और खास करके ऐसे मौके पर जब कर्नाटक में बीजेपी को जीत ना मिले, तब तो और भी सुनिश्चित हो गया है सरकार को कि संसद नहीं चल पाएगी. और इसी वजह से हमें उच्च सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि संभव है कि आज 12 बजे ही पार्लियामेंट को साइनेडाई एडजर्न कर दिया जाए. शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए. दिबांग, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो स्थिति बन रही है, 2 तरह से हमला, एक तरफ तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमला हो रहा है, दूसरी तरह से सेफ भी प्ले कर रही है. अब सदन को आज ही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, ताकि
दिक्कत किसी तरह से ना आए, मतलब बीजेपी को कोई भी हथियार ना मिले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर सदन चलता है और सुप्रीम कोर्ट से कोई टिप्पणी आती है तो उनकी तीखी वहाँ पर आलोचना होगी, और ये जो जीत हुई है कल अखबारों में वो भी उतनी बड़ी खबर नहीं बन पाएगी, इकलौती खबर नहीं बन पाएगी। पर अगर साइनेडाई अगर हो जाता है तो उस तरह का जो हमला होता है और जो टीवी में जो एक उफान आता है खबरों का, वो नहीं दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये इस तरह से मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उनकी कोशिश तो यही थी कि किसी तरह से फूड बिल पास हो जाता, उस पर ऑर्डिनेंस लगाने की भी बात हो रही है लगातार। उस पर अगर ये इसको साइनेडाई आज कर देते हैं तो उसका भी एक तरीके से रास्ता खुलने की संभावना है। मेरे ख्याल से कांग्रेस काफ़ी उत्साहित होगी इस जीत के बाद, और अब उनको देखना है कि इस जीत का मैक्सिमम किस तरीके से ज़्यादा इस जीत का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन ये मैं और छोटी सी बात कहना चाहता था कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि भाई इंटरनेट जो है अब 160 सीटों पर इसका असर दिखाई देगा। आपने भी बहस करवाई थी इस पर वो एक तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि शहरी क्षेत्रों में भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वोट बीजेपी ट्विटर पर जो मैं फॉलो करता हूं, जिसमें मैं हूं भी, वहां पर काफ़ी उछल रही थी ये बात। और कोई भी बात करो, अगर कोई भी कमेंट लिखो आप ट्विटर पर बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, तो एकदम बिल्कुल बाढ़ सी आ जाती थी। तो वो भी आज थोड़े से सुन्न पड़ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाई है, बेंगलोर जैसे शहर में पकड़ बनाई है जहां उनको चिंता भी थी, क्योंकि जो जयपुर में भी सुनाई थी जिस तरह से उन लोग चिंतित हैं शहरी मतदाताओं के बारे में, युवा मतदाताओं के बारे में, तो वहाँ भी थोड़ी खामोशी सन्नाटा सुनाई दिया। तो ये जो एक बात है कि भारत में अभी भी ट्विटर का पेनिट्रेशन केवल 12% है, बहुत लंबा रास्ता है, और 160 सीटों पर सीधा इसका असर हो जाएगा मेरे ख्याल से बहुत लंबी बहुत दूर की कौड़ी है। और हम बता दें आपको कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद किस तरह से स्थिति लगातार बदल रही है। ताज़ा खबर ये कि लोकसभा की कार्रवाई आज ही स्थगित हो सकती है। और कर्नाटक की अगर बात करें, 115 कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया है, 115, यानी अपने दम पर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल का वक्त, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी कर्नाटक में अब तक थी, लेकिन अब तीसरे नंबर पर लुढ़क गई है। हम सभी मेहमानों से, पॉलिटिकल पंडित से इस पर चर्चा करेंगे, किस तरह से इसे दोनों पार्टियां अपनी तरह से आगे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी, राष्ट्रीय परिदृश्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, और ये वो राज्य है जो कांग्रेस ने बीजेपी से छीना है। दक्षिण भारत में एकमात्र सरकार थी बीजेपी की, लेकिन अब वो बदल गया। अब इससे देश का नक्शा किस तरह से बदला है, आइए हम आपको बता दें। वो राज्य जो यूपीए के पास है, वो राज्य जो अब जो एनडीए के पास है, ये हम गुणा भाग दिखा रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर जो कि यूपीए के पास है, हिमाचल प्रदेश भी यूपीए के पास है, पंजाब जो है ये एनडीए के पास है, क्योंकि अकाली दल बीजेपी कंबाइन के पास ये राज्य है। उत्तराखंड यूपीए के पास है, हरियाणा यूपीए के पास है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के पास है, ना यूपीए ना एनडीए, अन्य के हाथ में। दिल्ली यूपीए के पास है। राजस्थान में भी इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चुनाव यहां पर होने हैं। गुजरात एनडीए के पास है, बीजेपी की सरकार यहां पर है, 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भी एनडीए के पास है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार है। गोवा में एनडीए की सरकार, कर्नाटक में अब देखिए ये यहाँ पर कांग्रेस से अपने दम पर जो है सरकार बनाने जा रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आ गई है। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है। और केरल, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में यूपीए की सहयोगी रही डीएमके जो थी उससे बाहर क्या भी है, ये डीएमके यहाँ पर सरकार पर काबिज है। अगर हम यहाँ बिहार की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार यानी एनडीए की सरकार। झारखंड में राष्ट्रपति शासन है। पश्चिम बंगाल में न एनडीए है न यूपीए है, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम में कांग्रेस की सरकार है। मेघालय में अभी चुनाव हुआ है, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। त्रिपुरा में वाम दलों की सरकार है, मानिक सरकार यहां के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है। मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार है। नागालैंड में एनपीएफ की सरकार है।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। नागालैंड जो है वो एनडीए के खाते में जाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो बन रही है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार सिक्किम में, तो जो तस्वीर बनती आ रही है इन चुनावों के बाद यूपीए और एनडीए की, छत्तीसगढ़ जो कि एनडीए के पास है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी चुनाव है। बीजेडी के पास उड़ीसा है जो अभी किसी के साथ किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो कुल मिलाकर 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त यूपीए की सरकार है। बैक टू यू नेहा। बिल्कुल, ये तो हमने अभी की तस्वीर देखी, इस वक्त की तस्वीर, लेकिन 2014 में तस्वीर क्या होगी? हेमंत कुमार जी, मुझे लगता है, देखिए, द पीपल आर वेरी वाइज, दे नो whom to give what and where. आई कैन गिव एन एग्जाम्पल। 1985 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी आते के बाद, कांग्रेस पार्टी को बहुत शानदार जीत मिली थी। लेकिन 3 महीने के बाद 1985 मार्च में वही लोगों ने, वही जनता ने जनता पार्टी को वोट दिया रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में। तो कहाँ पर जिनको जितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, वो जनता दे नो वेरी वेल। सो आई वांट टू टेल द कांग्रेस पीपल दैट इसकी यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट की विक्ट्री हुई है कर्नाटक में बीजेपी के स्प्लिट की वजह से, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन इन 2014 लोकसभा ऑल्सो। बड़ी बात है ये ब्रजेश जी कि कच्चा चिट्ठा अगर कर्नाटक में बीजेपी सरकार का पिछले 5 साल का जनता ने देखा है, तो वही भ्रष्टाचार स्कैंडल्स और सरकार जो सवालों में घिरी है केंद्र की सरकार, तो उनका भी तो कच्चा चिट्ठा 2014 में देखेंगे। तो हो सकता है स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ 2-3 वजह से। एक वजह है कि आप बड़े बड़े स्कैम के बारे में जो बोलते हैं, एक 2G का स्कैम आप हमारे चेहरे पे फेंकते जो है, उसमें कोई एक कांग्रेसमैन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर CWG का भी बोला जाता है कि सुरेश कलमाडी जो है उनका कोई कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था जब वो आईओए का चेयरमैन रहा, ठीक है, बिकॉज हिज वाइस चेयरमैन वाज मिस्टर मल्होत्रा ऑफ द बीजेपी। नहीं, वो सब ठीक है, ये तो कांग्रेस पार्टी कहती है ना, जनता के बीच तो ये परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन आप प्रेस जो फैला रहे हैं वो परसेप्शन होता है। जनता जो है दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। अशोक जी, जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो ये मीडिया का परसेप्शन कैसे हो सकता है? जैसा कर्नाटक में भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि ये मतदान है, जनादेश है, तो 2014 में यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जनादेश होगा। हमारे मित्र कह रहे हैं कि सुरेश कलमाड़ी का कोई पार्टी से संबंध नहीं था। ये मैं इनको याद दिला दूं, सुरेश कलमाड़ी पार्टी के ऑफिस बेरर थे। इस घोटाले में अटकने के बाद और जेल जाने के बाद पार्टी ने उनको बाकायदा अपने पद से हटाया था। इसका मतलब पार्टी के होने की वजह से ही उस स्थिति में वो थे। और पूरी सरकार में जो घोटाला हुआ, और चाहे कोलगेट का घोटाला हो, चाहे 2G का घोटाला हो, 2G का घोटाला आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार। ठीक है, कर्नाटक में तो कांग्रेस का रंग चढ़ा है, लेकिन 2014 में क्या तस्वीर होगी? अभी की जो तस्वीर है उससे कितनी भिन्न? 2014 में जैसा मैंने कहा कि भाजपा को ये जो करारी हार मिली है वो येदियुरप्पा के कारण मिली है। तो भाजपा को जो अल्टरनेट सरकार देने की स्थिति में एनडीए है, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। यदि भाजपा ने कर्नाटक से कोई सीख नहीं ली और अभी भी अपने आप को नहीं सुधारा, तो इतना सारा भ्रष्टाचार होने के बाद भी यूपीए यदि 3 होती है तो कोई आश्चर्यजनक बात होगी नहीं। शंकर अय्यर, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, कर्नाटक में तो विजय हो गई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन अभी दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्य बचे हुए हैं, तो 2014 की तस्वीर पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, 2014 तो दूर की बात है, ये अगले चुनाव में भी इसका कोई खास असर होगा ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। हर क्षेत्रीय चुनाव में एक अलग गठबंधन की अपनी कास्ट इक्वेशंस की राजनीति होती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी कास्ट इक्वेशन बराबर समेटी, इसलिए वो जीत पाई। बीजेपी अपना वर्चस्व खो बैठी क्योंकि वो अपना कास्ट इक्वेशन को बढ़ा नहीं पाई। यही होगा हर चुनाव में। आप देखें, जब अगर 85 का देखें, 1999 में जब वाजपेयी की सरकार फिर से चुन के आई, तब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चुन के आई थी। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ पर आज कांग्रेस की सरकार चुन के आया, और इसका हम इंटरप्रिटेशन 2014 से करना मतलब गलत होगा, क्योंकि लोकल इश्यूज पे इलेक्शन लड़े गए और लोकल नतीजा है। इसको नेशनलाइज कांग्रेस करेगी और करना चाहेगी। ये बड़ा सवाल है। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सोनका शास्त्री कुछ कह रहे हैं। इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर
तो विजय सोनकर शास्त्री, बीजेपी के नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है कर्नाटक में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन महेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। 2014 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था। यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन आगे का रास्ता कांग्रेस के लिए भी क्या आसान होगा? कर्नाटक में बता दें 116 का आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया, 117, और इस वजह से अपने दम पर सरकार बना रही है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते। एबीपी न्यूज पर यह कवरेज लगातार जारी है।